गोल आपका ड्रीम हमारा। वेलकम टू इलेक्ट्रिकल मेला। Welcome students. In this video lecture I have covered the topic of starting of DC motor. इस वीडियो लेक्चर में हम DC मोटर की स्टार्टिंग को पढ़ने वाले हैं। इसका जो क्वेश्चन आता है यूईपी के चैप्टर 1 में, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और ये लगभग 10 मार्क्स का आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, इसलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। और जो पहला हमारा जिसमें पॉइंट है ये है 3 पॉइंट स्टार्टर और दूसरा है 4 पॉइंट स्टार्टर। मतलब इस वीडियो लेक्चर में मैं ये दोनों टाइप के जो स्टार्टर है इसको कवर करूँगा। 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर डीसी शंट मोटर और डीसी कंपाउंड मोटर में यूज़ किए जाते हैं। लेकिन स्टार्टर को पढ़ने से पहले हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा आता है, वाई वी नीड स्टार्टर। हमें स्टार्टर्स की ज़रूरत क्या है, हम क्यों यूज़ करें मशीन्स में स्टार्टर को। तो कुछ मैं ऑपरेशनल वोल्टेज इक्वेशन मैं यहाँ पे बनाया हुआ हूँ, किसके लिए, डीसी शंट मोटर के लिए। ये मान लीजिए मैं एक डीसी शंट मोटर लिया हूँ, उसका ये सर्किट है, ये उसका आर्मेचर है, ये उसकी फील्ड वाइंडिंग है, शंट फील्ड वाइंडिंग, जिसका रेजिस्टेंस RSH है और इसमें फ्लो होने वाला करंट ISH है। साथ में आर्मेचर है जिसमें बैक EMF EB और आर्मेचर रेजिस्टेंस RA है, जिसमें करंट आर्मेचर करंट IA फ्लो हो रहा है। अगर आप ध्यान दें तो इस तरह से इस लूप में अगर हम KVL लगाते हैं तो हमको मिल जाएगा -V प्लस IARA प्लस IB EB इक्वल टू 0। ये हमारा KVL इक्वेशन है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ये इक्वेशन मिल जाता है V इज इक्वल टू EB प्लस IARA। अब इस इक्वेशन से हम क्या निकालेंगे, आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट निकाल लेते हैं। तो जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट IA इज इक्वल टू आ जाएगा V सप्लाई वोल्टेज और टर्मिनल वोल्टेज माइनस EB बैक EMF डिवाइडेड बाई RA। RA इज़ द आर्मेचर रेजिस्टेंस हुज वैल्यू इज़ वेरी लेस। बहुत कम रखा जाता है RA की वैल्यू को। तो हम देख लेते हैं कि स्टार्टिंग जब करते हैं किसी भी मोटर को, जब हम स्टार्टिंग कंडीशन पर होता है जब कोई मोटर, तो उसमें जो स्पीड होती है वो क्या होती है, 0 होती है। और 0 स्पीड पर जो बैक EMF बनता है, बैक EMF का फॉर्मूला है 5ZNP/60A। ये यहाँ पे छूट गया था। 60A Z और P ये सब क्या है, कांस्टेंट है, और बच क्या जाता है आपका फाई और N। और N जो है वो क्या है, इसमें 0 है एट स्टार्टिंग, जिसकी वजह से हमारा EB जो है वो हो जाता है 0 वोल्ट। इसकी वजह से पुराने वाले इक्वेशन में जब हम EB की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा V डिवाइडेड बाई RA। मतलब जो हमारा अब करंट है, स्टार्टिंग करंट बन जाएगा, आर्मेचर करंट स्टार्टिंग पर V बाई RA होता है। और RA की वैल्यू बहुत कम होती है और वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो IA करंट होता है, आर्मेचर करंट, स्टार्टिंग टाइम पर वेरी हाई होता है। ये हमारे वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग्स और उसकी एसेसरीज़ को डैमेज कर सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि स्टार्टिंग टाइम में जो करंट की वैल्यू है, आर्मेचर करंट की वैल्यू, वो बहुत ही कम हो, जिसको लिमिट करने के लिए हम आर्मेचर सर्किट में स्टार्टिंग टाइम पर रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं। वो रेजिस्टेंस कहलाते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। और फिर जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगती है वैसे वैसे हम रेजिस्टेंस को कम करते जाते हैं, और फाइनली जब स्पीड पूरी हो जाती है, फुल लोड स्पीड आ जाती है, तो सभी रेजिस्टेंस को हटाकर आर्मेचर से पूरा रेजिस्टेंस हटा देते हैं। इस तरीके से हमारा जो स्टार्टर है वो वर्क करता है। अब हम डायरेक्टली कंसेप्ट को तो जान चुके हैं, स्टार्टर का कंसेप्ट और क्यों हमको चाहिए स्टार्टर। अब हम देख लेते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर को। ये जो डायग्राम है ये 3 पॉइंट स्टार्टर का है, लेकिन मैं आपको ये चाहूँगा कि आप पुरानी वाली सर्किट को पहले एक बार देख लीजिए। ये जो हमारी पुरानी वाली सर्किट है, इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि ये जो RA है इसके साथ सीरीज़ में एक स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट किया जाता है। वो रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर ऐसा उसको अरेंज किया जाता है कि
वो स्टार्टिंग टाइम पर ही कनेक्टेड रहे और उसकी वैल्यू को हम चेंज कर सकें, जिसके कारण इसके अंदर फ्लो होने वाला जो करंट है IA उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो वैसा ही 3 पॉइंट स्टार्टर में किया गया है। आप देख लीजिए, यहाँ से हम लोग सप्लाई वोल्टेज V देते हैं, ये V टर्मिनल है जिससे हम लोग सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, लाइन टर्मिनल है, और यहाँ पर एक फील्ड टर्मिनल है जो कि शंट से कनेक्टेड होता है, शंट फील्ड से, और एक है आर्मेचर पॉइंट, आर्मेचर टर्मिनल, जिससे आर्मेचर हमारा मोटर का कनेक्टेड होता है। अब अगर आप इस आर्मेचर टर्मिनल पर आगे जाएं तो ये आर्मेचर टर्मिनल जाकर मिलता है किससे, रन पॉइंट से। और रन पॉइंट क्या है, सभी रजिस्टर आपस में कनेक्टेड हैं और यहाँ से रिटर्न होकर के ये वाइंडिंग जाती है हमारी नो वोल्ट कॉइल को, और नो वोल्ट कॉइल से होकर के फील्ड में आती है। मतलब ये हुआ कि ये जो सॉफ्ट आयरन पीस है, ठीक है, ये एक हैंडल होता है, स्टार्टर हैंडल, इसको अगर मैं 1 पर कनेक्ट कर दूं तो जैसे ही ये 1 पर कनेक्ट हो जाएगा तो जो करंट है, जो सप्लाई वोल्टेज है, वो कनेक्ट हो जाएगी सीधे सीधे किससे, आर्मेचर टर्मिनल से, ठीक है। और आर्मेचर टर्मिनल के बाद ये कनेक्ट हो जाएगी किससे, यहाँ से जाएगा तो ऊपर ऊपर ये चला जाएगा नो वोल्ट कॉइल के थ्रू होते हुए फील्ड टर्मिनल पे। तो हमको ये देखने को मिलता है कि जो हमारा आर्मेचर सर्किट है उसमें ये कुछ रेजिस्टेंस, जिसको हम स्टार्टिंग रेजिस्टेंस कह रहे हैं, वो ऐड हो जाते हैं। स्टार्टिंग कंडीशन पर जब हमारा जो सॉफ्ट आयरन पीस है, स्टार्टर हैंडल है, जब वो 1 पर आता है, उसी की बात हमने की है। 1 पर आने की वजह से जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेस हैं R1, R2, R3, R4, ये हमारे आर्मेचर सर्किट से कनेक्ट हो रहे हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में। और इसी 1 पॉइंट से हमारा फील्ड टर्मिनल नो वोल्ट कॉइल के थ्रू कनेक्ट हो जाता है। मतलब ये जो नो वोल्ट कॉइल है ये सीरीज़ में कनेक्ट होता है फील्ड वाइंडिंग के। इस तरीके से कनेक्शन होता है। तो जब स्टार्टिंग में करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो आर्मेचर में बैक ईएमएफ पैदा होना होता है उसकी वैल्यू बहुत कम होती है या 0 होती है, तो उस कंडीशन में IA आर्मेचर करंट, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को लिमिट करना होता है, और उसको लिमिट करने के लिए हम ये स्टार्टिंग रेजिस्टेंसेस को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और फिर जैसे जैसे स्पीड मोटर की बढ़ती जाती है वैसे वैसे इस हैंडल को 1 पॉइंट से 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से 4 पॉइंट तक शिफ्ट किया जाता है और फाइनल पोजीशन में रन पोजीशन पर लाकर छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से मोटर को स्टार्ट किया जाता है। अब जब मोटर स्टार्ट हो जाता है और ये हैंडल आ जाता है रन पोजीशन पर, तो रन पोजीशन पर ये हैंडल में जो आयरन पीस लगा हुआ है, ये आयरन पीस इस नो वोल्ट कॉइल से अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा काम करता है, और ये जो आयरन पीस है वो जा कर के यहाँ पे अट्रैक्ट होकर कनेक्ट हो जाता है, मतलब चिपक जाता है। अब जब तक ये नो वोल्ट कॉइल क्या रहेगा, एनर्जाइज्ड रहेगा, तब तक ये जो आयरन पीस है ये यहाँ पे चिपका रहेगा, रुका रहेगा। और जब तक ये यहाँ पे रुका रहेगा तब तक जो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस है ये सब हट जाएंगे सर्किट से और डायरेक्ट आर्मेचर फुल लोड सप्लाई से चलता रहेगा। लेकिन होता क्या है, जब हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, रुक जाइए मैं एक पॉइंट और बता देता हूँ, छूट रहा है पॉइंट। इस कंडीशन में हमारा जो आर्मेचर पूरा मोटर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, स्टार्ट हो जाता है। अब मान लो अगर सप्लाई चली जाती है, तो जैसे ही सप्लाई जाएगी तो क्या होगा, करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो जब करंट फ्लो होना बंद होगा तो फील्ड करंट में आने वाला करंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जिसके कारण ये जो नो वोल्ट कॉइल है ये क्या हो जाती है, डी एनर्जाइज्ड हो जाती है और ये आयरन पीस फिर से यहाँ पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है और स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क देता है और पुनः जो स्टार्टर हैंडल है उसको वापस ऑफ पोजीशन पर ले आता है। इसलिए फिर जब दोबारा बिजली वापस आ जाती है, तो जब बिजली वापस आती है तो फिर से हम क्या कर लेते हैं, फिर से ये जो नो वोल्ट कॉइल है वो एनर्जाइज्ड हो जाता है, और जब हम स्टार्टर हैंडल से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर चिपक जाएगा जा कर के। तो इस तरीके से ये वर्क करता है 3 पॉइंट स्टार्टर। अब प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, हमको 4 पॉइंट स्टार्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, वो ये है कि 3 पॉइंट स्टार्टर में देखिए ये जो 3 पॉइंट हैं L, F और A, इसके कारण ही इसको क्या कहा जा रहा है, 3 पॉइंट स्टार्टर।
लेकिन 4 पॉइंट की आवश्यकता क्यों पड़ी, मैं वो बताऊंगा आपको। तो होता क्या था, जब हम स्पीड कंट्रोल करते हैं डीसी मोटर का, शंट मोटर का, तो क्या करते हैं, n इज़ प्रोपोर्शनल टू होता है EB/φ। तो इस फाई को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, शंट फील्ड का जो करंट है, क्योंकि ये फाई जो है, फ्लक्स जो है फील्ड से जनरेट होता है, और फील्ड को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें जो फ्लो हो रहा है करंट उसको कम करना पड़ेगा। तो जब आप ISH को कम करते हो तो क्या होता है, ये जो 9 वोल्ट कॉइल है ये डी एनर्जाइज होना शुरू हो जाता है, मतलब इसकी जो स्ट्रेंथ रहती है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी स्ट्रेंथ कम होने के कारण जब इसकी स्ट्रेंथ स्प्रिंग के स्ट्रेंथ से कम हो जाती है तो स्प्रिंग क्या करता है, हैंडल को वापस ऑफ पोजीशन पर खींच कर ले आता है, और स्पीड कंट्रोल करने के कारण ही क्या हो जाता है, हमारा जो मोटर है वो स्टॉप हो जाता है, उसको सप्लाई बंद हो जाती है, क्योंकि जो हमारा स्टार्टर हैंडल है ये वापस ऑफ पोजीशन पर आ जाता है। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आया होगा। तो करते क्या हैं, हम क्या चाहते हैं कि ये जो स्टार्टर हैंडल है वो यहाँ पे रहे, है ना, बिना किसी मतलब के बंद ना हो, है ना, किसी कारण से अपने आप बंद ना हो, जब हम चाहें तभी बंद हो। तो उसके लिए हमने 4 पॉइंट स्टार्टर यूज़ किया है। तो आइए 4 पॉइंट स्टार्टर को भी देख लेते हैं। 4 पॉइंट स्टार्टर में यहाँ पर जो 9 वोल्ट कॉइल था, ठीक है, उस 9 वोल्ट कॉइल को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है सप्लाई के, ये सप्लाई V है, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है एक रेजिस्टेंस के थ्रू। इस 9 वोल्ट कॉइल में क्या लगाया गया, सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगाया गया है और सप्लाई वोल्टेज के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है, जिसके कारण अगर आप स्पीड कंट्रोल भी करते हैं फील्ड का तो भी हमारा जो 9 वोल्ट कॉइल है उसका जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होता, वो एज इट इज़ कांस्टेंट बना रहता है। तो आपको ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो कॉइल है, ठीक है, ये जो कॉइल है 9 वोल्ट कॉइल इस पॉइंट से, रन पॉइंट से कनेक्टेड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। उसके बाद ये वाला पॉइंट सप्लाई से कनेक्टेड है और ये वाला पॉइंट भी सप्लाई से कनेक्टेड है। इस तरीके से हमारा जो 9 वोल्ट कॉइल है और रजिस्टर है उसके साथ सीरीज में, वो दोनों एक साथ एक्रॉस सप्लाई कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे उसके स्ट्रेंथ का बना रहना फिक्स हो जाता है कि वो उतना ही वैल्यू पे बना रहेगा। इसके बाद हम जैसा प्रोसेस करते हैं वैसा ही इसमें 3 पॉइंट स्टार्टर में जैसे चालू किए थे वैसे ही इसमें भी हम लोग चालू करते हैं। हम सबसे पहले इस हैंडल को 1 पॉइंट पर लाते हैं। तो 1 पॉइंट पर लाते हैं तो स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जितने हैं सब किसके साथ सीरीज़ में आ जाते हैं, आपके आर्मेचर वाइंडिंग के साथ सीरीज़ में आ जाते हैं, जिसकी वजह से आर्मेचर में फ्लो होने वाला करंट एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग बहुत कम हो जाता है और मोटर को डैमेज नहीं होता। जैसे जैसे मोटर की स्पीड बढ़ती जाती है उसके साथ ही साथ बैक ईएमएफ की वैल्यू भी बढ़ती जाती है और धीरे धीरे हम हैंडल को 0.2 पर, फिर 0.3 पर और इस तरीके से रन पॉइंट पर ले आते हैं और हमारा जो आर्मेचर वाइंडिंग है वो स्टार्टर रेजिस्टेंस से फ्री हो जाता है और फुल लोड सप्लाई पर चलने लगता है। इसमें किसी भी तरह की आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इसको पूरा कवर किया स्टार्टर के टॉपिक को। अब मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप भी कुछ अपने साइड से थोड़ा कुछ सर्च करो कि वो चीज़ें क्या हैं और कैसे काम करती हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे 9 वोल्ट कॉइल का बताया वैसे ही आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो ओवरलोड रिलीज़ कॉइल है इसके बारे में आप खुद से पढ़ सकते हो और इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए कि ओवरलोड रिलीज़ कॉइल का यहाँ पे क्या यूज़ है। ये आंसर मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आया, अच्छे से समझ में आया, और समझ में आया तो आप ये इसमें गैस करिए कि ओवरलोड रिलीज़ का कंसेप्ट क्या है, यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है। और साथ में ये ट्रायंगुलर आयरन दिया हुआ है और लीवर दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं, ये लीवर क्या करता है और ट्रायंगुलर आयरन क्या करता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो ट्रायंगुलर आयरन दिया हुआ है वो क्या करेगा, ये 2 पॉइंट को कनेक्ट करेगा और ये जो 2 पॉइंट है दोनों ही पॉइंट में से एक पॉइंट क्या है, जैसे ये 9 वोल्ट कॉइल है, मान लो ऐसा हमारा 9 वोल्ट कॉइल है, इसमें वाइंडिंग है और इसके 2 पॉइंट निकले, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है।
तो यहाँ पे ऐसा करके ट्रायंगल लगा हुआ है, ठीक है। और किसके ऊपर है, लीवर के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा हुआ है और उस पर सप्लाई की वाइंडिंग है। मान लो जब एक्स्ट्रा करंट आएगा, बहुत एक्सेसिव करंट आएगा, ओवरलोड बोल रहा है ना, ओवरलोड कंडीशन में एक्सेसिव करंट आता है, तो नॉर्मली क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा ऊपर, और ये कहाँ चिपक जाएगा, इस मैग्नेट पर, और ये लीवर ऊपर आएगा तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर देगा, शॉर्ट कर देगा। इसको जैसे ही ये शॉर्ट करेगा तो यहाँ पर एक क्लोज्ड पाथ बन जाएगा जिसमें कोई वोल्टेज नहीं है, कोई वोल्टेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नो वोल्ट। ये क्या हो जाएगा, उसके सर्किट के अंदर नो वोल्टेज हो जाएगा। और जब वोल्टेज नहीं होगा तो कोई करंट भी नहीं होगा, और अगर करंट नहीं होगा तो ये हमारा नो वोल्ट कॉइल जो है वो क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइज हो जाएगा। तो डी एनर्जाइज होने के कारण क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये हैंडल है ये वापस अपने प्रीवियस पोजीशन पर रिटर्न हो जाएगा। तो जब एक्सेसिव करंट स्टार्टर में फ़्लो होता है या मोटर में फ़्लो होने की कोशिश करता है तो ये हैंडल ऑटोमेटिक उसको ऑफ कर देता है। इस तरीके से जो स्टार्टर है, स्टार्टर स्टार्टिंग के काम तो आता ही है, साथ में ये एक प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह भी काम करता है कि ये जो हमारा स्टार्टर है वो मोटर को ओवरलोड से भी बचा रहा है, मतलब प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह कार्य करता है। तो स्टार्टर जो है 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपका ये पूरा क्लियर हो गया। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं दूसरे वीडियो के साथ आपको रिप्लाई करूँगा और पूरे जो आपका डाउट है उसको क्लियर करूँगा। इस तरीके से अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर करिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी टू क्रिएट सम अदर न्यू वीडियोज़ ऑन सम अदर टॉपिक्स। और आपके एग्ज़ाम के लिए भी ये बेनिफिशियल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट के नए नए टॉपिक्स आने वाले हैं, उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे हमेशा और आप उससे डायरेक्टली वीडियो को देख सकते हैं। आपको टाइम पे पता चलेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।